राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो एक बच्चा भी चाहता है। तो आज हम राइट टू इक्वालिटी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये हमारा पहला राइट है जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में आता है। राइट टू इक्वालिटी को समझना, उसके ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को समझना, उसके अंदर तक जाना और ये देखना कि कौन से ऐसे केस लॉज हैं जिसने राइट टू इक्वालिटी को बदल दिया। जो हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है ये राइट टू इक्वालिटी। एक लाइन का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है बट इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उसमें छुपे हुए हैं और आज हम उन्हीं एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो मैं हूँ मोनिका सचदेवा और आप देख रहे हैं देहरादून क्लैट एकेडमी का चैनल। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो अपडेट किए जा रहे हैं जो आपको आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। बात करेंगे आज हम राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं और देखते हैं आर्टिकल 14 को तो वहाँ दो टर्म्स आपको नज़र आएंगी। पहली टर्म है आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी टर्म है आपकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है इनका मतलब? पहली बात तो जान लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आपकी, ये टर्म आपको पता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं से मतलब किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर मतलब वहाँ से ली गई हैं और यहाँ इनकॉर्पोरेट की गई हैं अगर वो सुटेबल है हमारी कंट्री की कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये आपका इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। हालांकि वहाँ कॉमन लॉ फॉलो किया जाता है जैसा है ना, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक तरह से हम कह सकते हैं कॉमन लॉ से लिया गया है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है दिस इज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका 14th अमेंडमेंट हुआ था, 14th अमेंडमेंट, वहाँ से आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया गया था। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है। अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। लॉ इज सुप्रीम, एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू द लॉ। ठीक है, मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं, किसी को अलग से कोई स्पेशल फेवर नहीं दिया जाएगा। लॉ हम सुप्रीम रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है। किसी भी तरह का स्पेशल राइट किसी को नहीं दिए जाएंगे। पर जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, अभी मैं इस पर आती हूँ, पहले हम इसको डिटेल में देख लें। इक्वालिटी बिफोर लॉ में कहीं ना रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी हमें नज़र आता है। रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि लॉ इज सुप्रीम, नो वन इज अबव लॉ। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ में एवरीवन इज मतलब इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें झलकती हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट में। जो रूल ऑफ लॉ है दिस वाज गिवन बाय A.V. डाइसी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट। पर बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां आपको देखने को मिलेगा कि अरे इनको तो यहाँ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पार्लियामेंट में जो भी आपके डिस्कशन होते हैं उसको कहीं पब्लिश नहीं किया जा सकता, वो मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो एक तरह से ये स्पेशल प्रिविलेज है। जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है वो, ठीक है, जब तक उनका टेन्योर चलता है। तो वो आपको 361 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 361 में। तो ये क्या है? ये सब एक स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो दिए गए हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ इसको हम ओवर करते हैं। अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर, जो कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हुए 14th अमेंडमेंट से लिया। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है?
यहाँ पर बेसिकली इससे रिलेटेड मैं आपको केस लॉज भी बताऊंगी। इसमें आपको सिंपल टर्म्स ये है कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, सबको समान रूप से रखेगा। तो दिस इज बेसिकली अ ड्यूटी कास्ट अपॉन स्टेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी को, पहला जो चीज़ है कि किसी को डिनाई नहीं की जाएगी इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो जब हम कह रहे हैं कि डिनाई नहीं की जाएगी, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये अपने आप में एक नेगेटिव अप्रोच दिखाता है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करे, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे लॉ का, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ये शो करता है हमारा एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बेसिक डिफरेंस हमने समझा। अब हम जानेंगे इनसे रिलेटेड केस लॉज, जिसमें आर्टिकल 14 को बहुत बड़े लेवल पर इंटरप्रेट किया गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली की। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली में सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये कहीं ना कहीं एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है, और अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी रूल बनाकर किसी को भी रूल ऑफ लॉ से डिप्राइव करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने उनको राइट टू इक्वालिटी से भी डिप्राइव कर दिया है। तो दिस वॉज सेड इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। बहुत ही दिलचस्प केस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नज़र आया था वो ये था कि एयर इंडिया ने जो इनकी कुछ रूल्स के बनाए थे, और वो रूल्स ये थे कि अगर कोई एयर होस्टेस जिसकी एज 30 अबव हो चुकी है, या फिर अगर उसने शादी कर ली है तो शादी के बाद वो मतलब एयर होस्टेस की जो पोस्ट है उससे रिटायर हो जाएगी, या फिर शादी के 4 साल बाद, 4 साल के अंदर अगर इफ़ शी गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, तब वो रिटायर हो जाएगी। तो एक ये रूल्स निकाले थे एयर इंडिया वालों ने, ठीक है। तो रूल्स जो थे इसको चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट के सामने, ये कहकर कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं। तो कोर्ट का कहना ये था कि ये बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं, क्योंकि आप तो एक आर्बिट्रेरी रूल बना रहे हैं। ऐसा कर आप जो विमेन है उसको उसके राइट टू इक्वालिटी से जो उसका जॉब का अधिकार है, मतलब एक तरह से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लोगों के बीच में, जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। तो इसलिए इस ग्राउंड पे जो ये इसके रूल्स है एयर इंडिया के, उसको वायलेटिव डिक्लेयर कर दिया था ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि अगर ऐसा कोई भी रूल बनाया जा रहा है जो राइट टू इक्वालिटी से किसी को डिप्राइव करता है और वो आर्बिट्रेरी है, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड पे बना है, तो फिर उसको हटा दिया जाता है। अब मैंने जब बोला रीजनेबल ग्राउंड पे बना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसा रूल बना रहे हैं, अनरीजनेबल ग्राउंड पे बना है यहाँ पे हम कहेंगे, पर अगर रीजनेबल ग्राउंड पे बना हो कोई रूल, आप एक चीज याद रखिए जरा, यहाँ जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ये आपको ये तो कहता है कि स्टेट को ड्यूटी दी गई है कि वो इक्वल प्रोटेक्शन देगा और किसी को इक्वालिटी से डिनाई नहीं करेगा, पर साथ ही साथ कहीं आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं तो आपने देखा रिजर्वेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ लॉ बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया है, अगर आपने, क्योंकि इक्वल्स को ही तो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये 5th क्लास का बच्चा है और ये 12th क्लास का बच्चा है, इन दोनों को अगर सेम पेपर दे दिया जाए, सेम टेस्ट पेपर दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो क्या 5th क्लास का बच्चा 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो हम इनको बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। जो बराबर हैं केवल उन्हीं को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आती है जो कि किसी पर्टिकुलर रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर बेस किया गया है, ठीक है, उसके अंदर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशियल है। इंटेलिजिबल डिफरेंशियल का क्या मतलब है? इंटेलिजिबल डिफरेंशियल का मतलब होता है इंटेलिजेंट रीजन,
ठीक है, अगर उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट रीजन छुपा हुआ है जिसका डायरेक्ट नेक्सस जो है, डायरेक्ट नेक्सस मतलब डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट संबंध जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव से है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझते हैं ना, एम, लक्ष्य, तो तब उस केसेस में उसको कोर्ट अलाउ कर देती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो इनकम होती है, इनकम के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? अगर कोई इंसान ऐसा है जो 3 लाख पर ईयर की इनकम है उसकी, और एक ऐसा है जिसकी 30 लाख पर ईयर की इनकम है, एनुअल इनकम जो है वो 30 लाख की है, तो क्या हम दोनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं, स्पेशली जब हमें उनसे टैक्स वसूलना हो? तो आंसर है नहीं। हम क्या 3 लाख वाले से और 30 लाख वाले से सेम लेवल का टैक्स वसूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने एक इंटेलिजेंट रीजन के बेसिस पे, मतलब यानी कि इनकम के बेसिस पे उनको डिवाइड किया, ताकि हम उनके ऊपर सही अमाउंट का टैक्स इम्पोज कर सके। तो ये वैलिड है, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ है। तो इसीलिए यहाँ जो आपने देखा एयर इंडिया वाले केस में, यहाँ कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशियल नहीं था, यहाँ कोई इंटेलिजेंट रीजन नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम आते हैं ऑन आवर नेक्स्ट केस, दैट इज DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था, जो कुछ सेंट्रल लॉज बनाए गए थे। सेंट्रल लॉज का जो रूल नंबर 34 था, वो कहता था कि मतलब उसने डिसाइड किया कि एक कोई डेट ले ले, एक कोई स्पेसिफिक डेट ली और ये कहा कि जो इस पर्टिकुलर डेट के, मान लेते हैं ये कोई भी डेट है XYZ, डे, मंथ और ईयर के बेसिस पे मैंने डेट लिखी है। ठीक है, इस डेट से पहले के जो लोग हैं, मतलब इस डेट से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं और इस डेट के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, उन इस पर्टिकुलर बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया गया था। ठीक है, कि अगर मतलब बेसिकली जो लॉस था उनकी पेंशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? पेंशन से रिलेटेड। तो क्योंकि पेंशन से रिलेटेड लॉस को एक पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर दिया गया लोगों के बीच में, कि जो इससे पहले रिटायर हुए हैं उनको पेंशन मिलेगी और इससे बाद जो रिटायर हुए उनको नहीं मिलेगी, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इस केस में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और जब कोर्ट के सामने ये बात आती है तो कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देता है कि ये एक आर्बिट्रेरी रूल है, जो कि जिसका कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशियल जिसमें नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देता है इनवैलिड। ठीक है, तो DS नकारा में भी जो राइट टू इक्वालिटी है वहाँ पे इंश्योर करवाई गई थी लोगों को इन दिस पर्टिकुलर केस। अब हम बात करते हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ के पीछे कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर दें और राइट टू इक्वालिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जो डॉक्ट्रिन हम कह लें या जो रूल हम कह लें, ये सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता आर्टिकल 14 को। हाँ, ऐसा है कि नेसेसरी केसेस में हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम आर्टिकल 14 को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, क्योंकि आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ छिपा हुआ है और आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। सो दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 14। आई होप आपको आर्टिकल 14 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है और आपको ये अच्छी लगी होगी। आप अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट में हमें बताइए, और जो भी वीडियोस, जो भी आप टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें लिख कर बताइए, ताकि हम आने वाले टाइम में आपकी वो हेल्प कर सके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।